आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नाम का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में इसको कवर अप करने वाले हैं। ये चैप्टर कम्प्लीटली एग्जाम में आ रहा है, इसका कोई भी पोर्शन एग्जाम के लिए डिलीटेड नहीं है। तो इस चैप्टर में अगर आप आते हो तो इसमें टोटली आपको दो पार्ट्स में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। पहले पार्ट में आपको पढ़ना है किस टॉपिक के बारे में, तो उसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और दूसरा है आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लेकिन एसेक्सुअल के अंदर अगर आप दोबारा आते हो तो इसके अंदर आपको 6 मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है कि किस किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप आते हो तो आपको पढ़ना है प्लांट में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद आप पढ़ोगे ह्यूमन बॉडी या तो एनिमल्स में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज के इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर जल्दी हो जाए तो हम दोनों एक साथ कवर कर देंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड जो भी आपका एसेक्सुअल। और अगर ज़्यादा वीडियो लेंथी हो तो हम केवल एसेक्सुअल बता के इस वीडियो में हम लोग रोक देंगे। ओके, तो चलो अब आराम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये रहा, बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच organisms reproduce, let us discuss a more basic question, why do organism reproduce। मतलब हम लोग ये जाने कि कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, उससे पहले चलिए ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन करना ही क्यों है, वाई डू वी नीड टू रिप्रोड्यूस। और इसके आंसर अगर आप ढूंढोगे तो नेक्स्ट पेज में आओगे तो यहाँ पर दो आंसर से आपके ये दो पॉइंट्स लिख के आ जाना है, आपका आंसर यही है। तो कहाँ है, तो ये रहा, रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर एवोल्यूशन। मतलब अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो उससे वेरिएशन नहीं होगा, और अगर वेरिएशन नहीं हुआ तो एवोल्यूशन नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन इज़ द बेसिस फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होगा तभी जाके न्यू क्रिएचर्स, मतलब हम लोग कहते हैं ना, एक शब्द होता है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। मतलब सोचिए ना, कुत्ते से बिल्ली हो जाए या बंदर से इंसान हो जाए, तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि क्योंकि उनमें एवोल्यूशन होता है। और एवोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि उनमें वेरिएशन होता है, और वेरिएशन तभी होगा जब वहाँ पर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा तभी। तो यही रहा पहला पॉइंट कि वाई डू वी नोट रिप्रोडक्शन। तो आंसर है फॉर द एवोल्यूशन। सेकंड पॉइंट और नीचे आइएगा तो आपको यहाँ मिलेगा, सेकंड पॉइंट इज, यहाँ पर आइएगा जरा, आपको दिखाते हैं, ये रहा, रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज। मतलब कोई भी स्पीशीज को अगर स्टेबल रहना है या कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज को मेंटेन करना है तो भी उनमें क्या ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर दो पॉइंट पढ़ना था, रिप्रोडक्शन वाई इट इज़ नीडेड या व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और क्या क्या है ज़रा आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ज़िंदगी में कुछ एसेंशियल प्रोसेसेस होते हैं ज़िंदा रहने के लिए, जैसे कि न्यूट्रिशन, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। तो ये सब एसेंशियल लाइफ प्रोसेस होता है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन होता है ये तो एसेंशियल नहीं होता, तो फिर ये ज़रूरी क्यों है? तो आंसर विल बी अगेन सेम, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए, और इट इज़ द बेसिस फॉर एवोल्यूशन। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे जो रिप्रोडक्शन होता है वो इंडिविजुअल लेवल पर उतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सोचिए ना, अगर हम शादी नहीं करते मान लीजिए तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन सारा इंसान जात अगर शादी करना छोड़ दे तो इससे क्या होगा, स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या तो ख़त्म हो जाएंगे, और उससे वो क्या होगा, बस एक मेमोरी में रह जाएगा, जस्ट लाइक द डायनासोर्स। डायनासोर्स ख़त्म हो गए, विलुप्त हो गए, उसी तरह इंसान भी एक दिन विलुप्त हो जाएगा अगर इनमें क्या नहीं हुआ तो नाम है रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो। ओके, और यहाँ पर एक और सवाल पूछा जा रहा है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है अपना बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता है रिप्रोडक्शन करने में, जो कि उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। फिर भी वो क्यों वेस्ट करते हैं? जैसे कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी नहीं है, फिर भी क्या पता हम करेंगे, तो क्यों करेंगे? बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। बार बार सेम आंसर घुमाइए कुछ भी, लेकिन आंसर वही बनना है। ओके, तो ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ के अगर आप आते हो, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है अगर आप पूछोगे, तो बेसिकली यहाँ पर उतनी कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको चलिए जल्दी भगा कर एक चीज़ पूछते हैं, ये रहा, हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। जैसे कि आप हो या हम हो, हम दोनों इंसान हैं, और इंसान को क्या कहते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं, तो हमारा स्पीशीज जो है सेम है। तो पूछा ये जा रहा है, दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, चाहे आप या मैं, हम दोनों सेम चीज़, दोनों इंसान है, कैसे पता चलता है? तो आंसर है बाय देयर अपीयरेंस, बाय देयर लुक्स, है ना।
दिखने में हम दोनों एक ही जैसे हैं लगभग, जैसे कि आप भी इंसान, मैं भी इंसान, आप में भी 2 आँखें, मेरे में भी 2 आँखें, आप में भी 2 हाथ, मेरे में भी 2 हाथ। तो ये जो सिमिलैरिटीज़ होता है, इसी सिमिलैरिटी से पता चलता है या इसी फिज़िकल अपीयरेंस से, बाहरी अपीयरेंस से देख के पता चलता है कि ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं या तो वो सेम ग्रुप से, सेम स्पीशीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। और जो भी हम कह रहे हैं, सब यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। वी कैन अंडरस्टैंड देम बाय लुकिंग देयर सिमिलैरिटीज़। अगर वो सिमिलर है तो वो सेम सेम स्पीशीज़ से बिलॉन्ग करेंगे। जैसे कि आप और एक हाथी या एक घोड़ा या एक परी, मतलब परी नहीं, मतलब वो क्या कहते हैं, तोता, जो भी है, तो वो सब सेम नहीं है, क्योंकि देखते ही हम पहचान लेंगे कि वो कुछ और है, आप कुछ और हो। तो यही सब बेसिक कहानी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें टाइम बर्बाद करना फालतू गिरी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिज्म अपने एग्जैक्ट कॉपीज को प्रोड्यूस करता है? तो ज़रा आप यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा। एक टर्म होता है सिमिलर और एक टर्म होता है आइडेंटिकल। इंसान जैसे कि आप और मैं, हम दोनों सिमिलर हैं, लेकिन हम दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं। आपको अगर हम देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि आप हो, क्योंकि आपका चेहरा वैसा ही है, मतलब आपका वैसा चेहरा है। और मैं हूँ ऐसा, आप मुझे पहचान लोगे, क्योंकि मेरा चेहरा आपसे थोड़ा अलग है। चेहरा मतलब चेहरा, हाँ, जो भी है समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्या एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस होता है? जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट का चेहरा, आपका चेहरा सेम टू सेम सेम है क्या? तो आंसर है नहीं। वो सिमिलर तो है, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है। जैसे कि ट्विन्स ले लीजिए, ट्विन्स में आइडेंटिकल होता है। कई बार आपने देखा होगा, भाई भाई या बहन बहन, दोनों को देख के आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन कौन है नाम से, या कोई इसमें आपको कोई पर्टिकुलर उनके बॉडी का कोई मार्क देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कटा हो या यहाँ पर ब्लैक मॉल हो, इससे आपको पहचानना पड़ेगा। लेकिन आइडेंटिकल ट्विन्स को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन इंसान को पहचानना आसान होता है, क्योंकि वो सिमिलर होता है, आइडेंटिकल नहीं। यहाँ पर अब इसी टॉपिक को चलिए ज़रा जल्दी से इसको कवर अप करते हैं। यहाँ पर हम इरेज करके दोबारा से 1 मिनट इसको इरेज कर दे पहले। तो अब पूछा जा रहा है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी? तो आंसर विल बी नो। द ऑर्गेनिज्म विल नॉट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज, बट दे विल क्रिएट सिमिलर कॉपीज। एंड हाउ? तो अब आंसर सुनेगा, ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा था, और 10 का नॉलेज को इसमें मिक्सअप करते हैं। देखिए, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स डीएनए को क्रिएट करता है, और यही डीएनए कहलाता है द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब माँ बाप से बच्चों में जो जाता है, वो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि अलग अलग प्रोटीन से बनता है। जैसे कि मेरा जो प्रोटीन्स है या आपका प्रोटीन्स है, हम सबका प्रोटीन्स जो बना है वो डीएनए डीएनए से बन रहा है। मान लो डीएनए में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स है, लेकिन कुत्तों में जो रहता है, डॉग्स में जो प्रोटीन्स रहेगा वो अलग रहेगा, जबकि लायंस में अलग रहेगा, पैरेट में अलग रहेगा। सब में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स पाया जाता है, और जिस तरह का प्रोटीन्स होगा उस तरह का उनका डीएनए होगा, और जिस तरह का डीएनए होगा उस तरह का उनका क्या होगा? तो आंसर है उस तरह का उनका बॉडी डिज़ाइन होगा। मतलब अगर आपका बॉडी डिज़ाइन या मेरा बॉडी डिज़ाइन इंसान जैसा है, तो रीज़न क्या है? बिकॉज़ हमारे में जो प्रोटीन पाया जाता है वो इस तरह का है। वो कौन सा प्रोटीन, वो सब छोड़ दीजिए, हमारे में वैसा बॉडी डिज़ाइन। तो ये रहा पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछ दे ऑर्गेनिज्म सिमिलर क्यों होता है? बिकॉज़ उनका बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होता है। देन बॉडी डिज़ाइन क्यों सिमिलर होता है? बिकॉज़ उनका ब्लूप्रिंट सिमिलर होता है। और ब्लूप्रिंट्स किसकी मदद से बनता है? तो आंसर है ब्लूप्रिंट्स बनता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए, जो कि कहाँ होता है? तो क्रोमोसोम्स, जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, किसके अंदर? सेल के अंदर। इसके अंदर होता है ये इन्फॉर्मेशन, जो कि इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस फ्रॉम मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जो पास होता है, मतलब माँ बाप से जो बच्चों में जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस, या तो हेरिडिटरी कहते हैं, हेरिडिटरी। और यही चीज़ ट्रांसफ़र होता है, तब जाके हम लोग पैदा हो पाते हैं। तो डीएनए कॉपी होता है पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। और यहाँ पर एक और चीज़ बोला गया है, तो इसका फुल फॉर्म ज़रा पढ़ लीजिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सिरिबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जो है अलग अलग प्रोटीन्स को फॉर्म करता है। और यही प्रोटीन्स जो रहेगा अलग अलग में अलग अलग रहेगा, जैसे कि इंसान में अलग, जानवरों में अलग, सब में अलग अलग रहेगा। और जितना अलग प्रोटीन रहेगा उतना ही बॉडी डिज़ाइन अलग रहेगा, और उतना ही इंडिविजुअल अलग अलग पैदा होगा। इंडिविजुअल नहीं, स्पीशीज अलग अलग पैदा होंगे। इसके बाद अगर आप एक लाइन पढ़ना चाहो तो ये पढ़ लीजिएगा, द बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपिंग। मतलब रिप्रोडक्शन का जो सबसे बेसिक काम जो होता है, या उसमें जो एक इवेंट होता है, वो कौन सा इवेंट होता है? तो आंसर है क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। और ये किसकी मदद से बनता है? विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। ओके,
इसके बाद उतना कुछ खास नहीं है, पॉइंट्स है चाहे तो आप देख सकते हो, उतना हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा या तो अभी भी कीजिएगा, यहाँ पर हम आपको टर्म दिखाते हैं डीएनए कॉपी। पीछे वाले पेज में भी था, यहाँ भी देखिए डीएनए कॉपी। आगे आप पढ़िएगा डीएनए कॉपी, फिर से देखिएगा डीएनए कॉपी, फिर से नीचे भी थोड़ा हम आपको स्क्रॉल करके दिखाते देखिएगा अगेन डीएनए कॉपी। मतलब कुछ समझ पा रहे हो कि अगर कोई टर्म मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसा आपको समझना चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो अभी एक और चीज़ आपको दिखाते ज़रा देखिएगा। नेक्स्ट ये टॉपिक में आ रहे हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखना, यहाँ पर है डीएनए कॉपी का इंपॉर्टेंस क्या है, ये पहला सवाल। ये भी छोड़ दीजिए, देखो हम क्वेश्चंस को और आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक खत्म करते हैं। यहाँ भी एक सवाल है, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एसेंशियल। मतलब आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रहा है कि एग्जाम में डीएनए कॉपी नाम का टॉपिक या डीएनए कॉपी से कंफर्म क्वेश्चन बनता है या बनेगा। तो हम आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि प्लीज़ एक बार कोई हेल्प बुक या गाइड बुक लीजिए और उसमें जाके देखिए कि प्रीवियस ईयर में डीएनए कॉपी से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे कि व्हाट इज़ डीएनए, क्या ये पूछेगा, या मतलब व्हाट इज़ डीएनए कॉपिंग, क्या ये पूछेगा, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, क्या ये पूछेगा। तो ये आपको ढूंढना है, आप 10th में हो, आपको मेहनत करना, तो आप ज़रा ढूंढिए जाके कि डीएनए कॉपिंग से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा। तो डीएनए कॉपी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो आपको पढ़ना है वो है आपका वेरिएशन। ओके, सो व्हाट इज़ वेरिएशन। देखिए डीएनए मतलब मेरे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स से हमारा हमारा जो डीएनए कॉपी होता है, तो वो डीएनए कॉपी होके एक न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होता है। और जब भी न्यू इंडिविजुअल कॉपी क्रिएट होता है तो उसमें डीएनए में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आ जाते हैं। जैसे कि अगर मेरे पेरेंट का डीएनए 99.9 होगा और मुझ में अगर ये डीएनए आया तो ये 99.7 हो सकता है। तो ये देखिए ये पॉइंट में वेरिएशन जाता है, और यही वेरिएशन को हम लोग कहते हैं बदलाव, या तो चेंजेस कहते हैं, या तो इसको इंग्लिश में अगर आप पूछोगे तो आंसर रहेगा any changes from the parental body, any modification from the parental body। पेरेंटल जेनेटिकल वेरिएशन हो सकता है, या तो बॉडी डिज़ाइन में वेरिएशन हो सकता है, चेंजेस आ सकता है। और ये चेंजेस का फ़ायदा क्या होता है, तो वो अलग अलग जगह पर अडेप्ट कर पाएगा, अपने आप को उसमें ढल पाएगा, ढाल पाएगा, इसलिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया, चलिए आपको उसी एग्जाम्पल को हम आपको दिखाते हैं। ये रहा वो एग्जाम्पल, यहाँ पर बीचों बीच आइएगा, मतलब एंडिंग पॉइंट में पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है जो कि टेम्परेट वाटर में सर्वाइव करता है, लेकिन मान लीजिए क्या होगा अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दे, किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या वो मर जाएंगे क्या, तो आंसर है हाँ, मर जाएंगे। कब, अगर उसमें वेरिएशन नहीं होगा तो। लेकिन अगर उसमें वेरिएशन होगा, थोड़ा सा भी अगर वेरिएशन होगा कि वो हीट को रेसिस्ट कर पाए, मतलब रोक पाए, तो वो क्या करेगा, वो ग्रो कर जाएगा। तो यही है, सोचो ना, अगर आप सिर्फ ठंडी या गर्मी एरिया में रहने वाले इंसान हो, और अगर आपको ठंडी एरिया में लेके आ जाए तो क्या पता आप मर जाओगे, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका बॉडी इस तरह से बना है कि आप ठंडा और गर्म दोनों जगह पर सर्वाइव कर पाओ, तो मतलब ज़िंदा रह पाओ, अडेप्ट कर पाओ, तो आप ज़िंदा रह जाओगे। तो यही कुछ यहाँ पर बोला गया। ओके, और यहाँ पर और भी कुछ कहानी दिया गया है, जैसे कि ये पढ़ लीजिएगा, टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप एंड डाउन, वाटर लेवल कैन वेरी, मेट्रियो हिट हो सकता है धरती पर। तो ये सबसे क्या स्पीशीज मर जाएंगे, तो आंसर बिल्कुल मर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें वेरिएशन हुआ तो वो सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो यही है वेरिएशन। अगर आप हमसे पूछोगे क्या वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, तो हाँ बिल्कुल। असली चैप्टर स्टार्ट होता है आपके यहाँ से, जिसका नाम है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसके पहले जो ये 2 पेज है, इस 2 पेज में केवल 2 सवाल है। पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी, सेकंड है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस और द बेनिफिट्स ऑफ वेरिएशन, और एक और जो बोले व्हाई इज़ रिप्रोडक्शन नेसेसरी, या व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये 3 सवाल पढ़ लीजिएगा पहले 2 पेजेस में से, ज़्यादा मत पढ़िए, ज़्यादा पागल मत बनिए, हम ये भी आपसे कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप मोड्स में आते हो तो सबसे पहले समझिएगा, जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स होता है, या तो यूनिसेलुलर टाइप के जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, या अंडर डेवलप्ड या वेल डेवलप्ड जो नहीं होता है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म में मेनली 6 मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहले ये सुन लीजिए, रिप्रोडक्शन जो होता है 2 तरह के मेथड हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो ये मेथड्स बोल रहे हैं, कौन कौन सा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, या तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल आर द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बट इसी एसेक्सुअल या तो एसेक्सुअल के अंदर 6 मोड होता है। तो अब चलते हैं हम लोग वो 6 मोड को देखते हैं, उन 6 मोड के डेफिनेशन पढ़ते हैं और उनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहला फिजन। और एक और बात, ये लाइन भी जरा पढ़ लीजिएगा यहाँ से, द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इनमें
ये जो है मोड्स चेंजेस क्यों होता है? ड्यू टू देयर बॉडी डिज़ाइन। तो आपको ये बस याद रखना है, जैसा बॉडी डिज़ाइन वैसा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड इसमें पाया जाएगा। तो सबसे पहला आते हैं फिजन में। फिजन बेसिकली क्या होता है, सिंगल पेरेंट बॉडी जो है टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, टू या तो मोर देन टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो तो इसको हम लोग फिजन कहेंगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली टू ही में ही डिवाइड हो तो उसको हम लोग कहेंगे बाइनरी फिजन। यहाँ पर लिखा है, ज़रा पढ़िएगा। when like bacteria and protozoa splitting into two equal halves, तो इसको हम लोग कहेंगे किसमें, तो ये होगा बाइनरी फिजन। लिखा होगा कहीं पर, देखो ये रहा फिजन बस लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना है कि ये बाइनरी फिजन है, या तो आगे कहीं मेंशन्ड होगा तो हम आपको दिखा देंगे। या लाइशमानिया जिससे कालाज़र नाम की बीमारी होती है, इन सब में क्या पाया जाता है, बाइनरी फिजन नाम का होता है। व्हाट इज बाइनरी फिजन? व्हेन ए सिंगल पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। जबकि व्हाट इज मल्टीपल फिजन? तो आंसर रहेगा व्हेन ए सिंगल पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू मोर देन टू पार्ट्स, इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, तो ये प्लाज्मोडियम जो कि क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है, इसमें होता है मल्टीपल फिजन। जबकि लाइशमानिया, फिर उसके अलावा कौन कौन सा बोली थी आपको, ये रहा बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, इन सब में पाया जाता है आपका बाइनरी फिजन। तो ये पहला हो गया। दूसरा आते हैं जिसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। देखिए फ्रैगमेंटेशन क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट बॉडी, वो जो होता है ना, जब पूरी तरह ग्रो हो जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर सॉरी, एक मिनट हम अच्छे से आपको बताते, जरा सुनिएगा। ये मान लीजिए स्पाइरोगाइरा नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, और स्पाइरोगाइरा में अगर इसको आप अलग अलग फ्रैगमेंट में डिवाइड कर दोगे तो भी ईच फ्रैगमेंट विल ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। और इजी में हम बताएं तो इतना बस समझ लीजिए, जब भी पेरेंट बॉडी मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, और ईच सेगमेंट कैन ग्रो इनटू ए न्यू पेरेंटल बॉडी, या तो न्यू यंगमेंट में ग्रो हो जाता है। और ये लिखा भी है, आपको दिखाते हैं, ये रहा पढ़िएगा। स्पाइरोगैरा इज एन एग्जाम्पल। इट इज ए टाइप ऑफ asexual reproduction in which it will simply break up into smaller pieces upon maturation, and these pieces or the fragment grow into a new individual, and this type of reproduction is known as फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा। ओके, आगे भी बहुत कुछ दिया गया है, जैसे कि ये रहा, बोला जा रहा है कि जो हायर स्पीशीज होता है इसमें सेल टू सेल डिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे में हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं, और हमारे में अलग अलग तरह का टाइप ऑफ सेल पाया जाता है। तो हम लोग में ये नहीं हो सकता, कौन सा, यूनिसेलुलर, या तो सेल बाय सेल डिवीजन नहीं होता, हम लोग में हायर लेवल ऑफ डिविजन्स होते हैं। तो ये पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, हम रीज़न बताते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप आगे बढ़ते हो एक्सरसाइज में आते हो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मल्टी सेलुलर में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है और उसमें रीजनरेशन से ग्रोथ क्यों नहीं हो सकता, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हम लोग में सेल टू सेल डिवीजन नहीं होता, हम लोग मल्टी सेलुलर है। बस आपको ये याद कर लेना है। ओके, ये पैराग्राफ पढ़ लोगे वो वाला तो आपको आंसर मिल जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रीजनरेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लानेरिया। कभी कभार इसमें ईस्ट हाइड्रा को भी जोड़ा जाता है। ओके, बट मेन एग्जाम्पल है प्लानेरिया। अब ये क्या है, जरा सोचिए। प्लानेरिया में क्या होता है, जैसे कि नेक्स्ट फोटो में ही आप समझ लीजिए, ये एक सिंगल पेरेंट बॉडी है। कभी कभार क्या होता है, एक्सीडेंटली ओके, इनका बॉडी पार्ट जो है डिवाइड हो जाता है अलग अलग पार्ट्स में, और ईच पार्ट विल ग्रो इनटू ए यंग वन। तो ये कभी कभार ही हो सकता है, इसलिए कंप्लीटली रिप्रोडक्शन नहीं कहला सकता, क्योंकि सब में नहीं होता है, ये रैंडमली कभी कभी होता है। जैसे यहाँ लिखा है, पढ़ लो, यहाँ पर लिखा हुआ है, रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, बिकॉज नॉर्मली ये हर ऑर्गेनिज्म में देखा नहीं जाता, इसलिए इसको हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, फिर भी रिप्रोडक्शन में पढ़ा रहे हो कि, तो ये आपको समझ लेना है। तो ये है आपका रीजनरेशन। अगर आपसे पूछ दे व्हाट इज रीजनरेशन, आंसर ये रहा। ये रहा इंडिविजुअल, और सॉरी यहाँ से, इफ द इंडिविजुअल इज ब्रोकन और कटेड इनटू मेनी पार्ट्स एनी हाउ, ईच पीस विल ग्रो इनटू ए न्यू वन एंड या यंग वन, इट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो अगर आपसे कोई पूछ दे फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या है, तो फ्रैगमेंटेशन जो होता है ये तभी हो सकता है जब वो पेरेंटल बॉडी क्या हो जाए, मैच्योर्ड हो जाए। जबकि ये रीजनरेशन क्या होता है, ये एक्सीडेंटली होता है। आपको बस ये टर्म्स याद रख लेना है। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग क्या होता है, बेसिकली ये फोटो देख लीजिए, आप समझ जाओगे। पेरेंट बॉडी में से पहले एक छोटा सा तो बड निकलेगा, ये बड ग्रो होते जाएगा टाइम टू टाइम, और जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, और यही यंग वन में, न्यू वन में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और ये किस में पाया जाता है, तो बेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रा नाम के ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है, ये आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है वेटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए इसका डेफिनेशन यहाँ कहीं अच्छे से नहीं दिया गया है, हम अपने मन से आपको बताते हैं व्हाट इज वेटेटिव प्रोपेगेशन। A type of asexual reproduction which is
सीन इन हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स वाले कैटेगरी होते हैं, उसमें जिस टाइप का रिप्रोडक्शन दिखता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हो, बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, शुगरकेन, रोज, अगेन ग्रेप्स, इन सब में होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या ग्रासेस, इन सब में होता है। ओके। और इसके भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अगर नेचुरल हुआ तो बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स, या बाय अंडरग्राउंड स्टेम, ये सब होता है। लेकिन भाई अगर आर्टिफिशियल पूछ दिया जाए तो लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और भी होता है, स्टेम कटिंग। तो दिस आर द आंसर्स। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से अगर आप हमसे पूछोगे कि क्या पूछेगा, तो हम बताते बस एक ही सवाल पूछेगा, और वो सवाल है ये, जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। ओके। एक ब्रायोफाइलम नाम का एक प्लांट जो होता है, एक प्लांट होता है, उसकी लीफ में से बड्स ग्रो होता है, और यही बड एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल थोड़ा हटके एग्जाम्पल है, तो ये आने की संभावना है, आप पढ़ लीजिएगा ब्रायोफिलम। प्रीवियस ईयर में ज़रूर जाके देखिएगा, ये पूछा जाता है, पूछा गया है। नेक्स्ट मोड का नाम है दैट इज कॉल्ड द स्पोर फॉर्मेशन। ये सिक्स्थ है, हम लोग 5 डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से, जरा हम आपको दोबारा बताते, सुन लीजिए। सबसे पहला फिजन, जिसके अंदर 2 तरह के थे, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन। और उसके बाद हम लोग बोले थे फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद हम आपको बताए थे रीजनरेशन। उसके बाद हम आपको बताए थे बडिंग। और फिर बताए थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब लास्ट बोल रहे हैं जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, एक पेरेंटल बॉडी जिसका नाम है राइसोपस नाम का एक स्पीशीज है, मान लीजिए प्लांट। अब इसमें से स्पोर्ट्स बनेगा, छोटे छोटे होते हैं ना वो, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस होता है, वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है जब मेच्योर होता है हवा के कारण, और वो उड़कर बहकर कहीं और चला जाएगा, और वहाँ जाकर ये कम्प्लीटली न्यू यंग वन में ग्रो हो जाएगा। इस टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल राइसोपस से आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो इस तरह 6 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर हो चुका है। लेकिन इसी 6 के अंदर एक और नया टॉपिक है जिसका नाम है टिश्यू कल्चर, जिसकी आने की संभावना है, बट क्या आएगा वो भी सुन लीजिए। टिश्यू कल्चर में 2 सवाल बनता है। पहला है व्हाट इज टिश्यू कल्चर, जो कि उतना पूछने की चांसेस कम है व्हेन कंपेयर टू द सेकंड क्वेश्चन। तो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, या तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टिश्यू कल्चर। बस एक मेन बेनिफिट है जो कि आपके बुक में मेंशन्ड है, वो है डिसीज फ्री कंडीशन वाले प्लांट्स को आप ग्रो कर सकते हो। तो पहले आंसर सुन लीजिए, व्हाट इज टिश्यू कल्चर? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन द लेबोरेटरी। आर्टिफिशियली प्लांट को जब लेबोरेटरी में ग्रो करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड, उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से क्या होता है, ये आप लोग डिसीज फ्री प्लांट को ग्रो कर पाएंगे, आप लोग मतलब हम सब। एंड ये ऑर्नामेंटल प्लांट इसके एग्जाम्पल है। और इस तरह टिश्यू कल्चर बताते हुए लगभग 23-22 मिनट का वीडियो हो चुका है। और इस तरह ए सेक्सुअल को कंप्लीट कर दिए। और पहला 2 पेज जो इंट्रोडक्टरी पार्ट का पेज है, जिसमें 3 सवाल है, कौन कौन से? हाउ, व्हाट इज़ द नीड ऑफ, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, डीएनए कॉपिंग एंड वेरिएशन, दोनों के बेनिफिट्स या तो इंपॉर्टेंस प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। फिर आपको 6 मोड तो बता ही दिए कौन कौन से मोड्स है। और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे, जिसमें पहला रहेगा हम लोग का प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फ्लावरिंग प्लांट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आप पढ़ोगे पॉलिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन क्या होता है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। देन उसके बाद आप पढ़ोगे ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्शन, लाइक मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, व्हाट विल हैपन इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, प्लेसेंटा क्या होता है, आप ये जानोगे। देन उसके अलावा ये सब गायनोलॉजिस्ट, अगर आप डॉक्टर बनते हो तो आपके लिए ज़्यादा काम आएगा। तो बस ये सब बता के आपका ये चैप्टर यहाँ पर एंड अप हो जाएगा, और इसको यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट बताएंगे। और उसके बाद 5 पेजेस का एक चैप्टर है जिसका नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से एवोल्यूशन डिलीटेड है, और केवल हेरिडिटी पढ़ना है, जिसमें ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ने होते हैं। और एक और चीज़ होता है जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी पढ़ाया जाता है। ये बताकर वो चैप्टर भी जल्दी एंड अप हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो अच्छी बात।